आवास अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, 2 करोड़ आवास और भी ग्रामीण क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। तो कोई भी लोग जो भी पात्र जिन्हें आवास की जरूरत है उन्हें आवास मिल जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत नाम से एक योजना चली है, जिसमें कि आपको कोलेक्टर फ्री बिना गारंटी के 5 लाख तक के धन लोन मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो है आप जो अगर कोई 17-18 उसमें 18 जो है पैसे लाइक आप कोई नाई है, कोई दर्जी है, कोई बढ़ई है, तो उन सबों को 15,000 तक की धनराशि ट्रेनिंग के साथ साथ 15,000 तक की धनराशि सरकार जो है उपलब्ध कराती है, जो वाउचर के तौर पे टूल किट खरीदने के लिए। जो भारत सरकार का जो मूल मंत्र है कि 2047 तक विकसित भारत की परिसंकल्पना है, उसके तहत जो है गोरखपुर में जो मुझे लगता है कि काफ़ी कार्य अगले 5 वर्षों में होंगे। खास तौर से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड, आधारभूत संरचना से रिलेटेड जो कार्य हैं, लाइक जो भी अभी बाकी हैं, कुछ जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण या बारात घर जिसे हम कहते हैं, हर ग्राम पंचायतों में बारात घर का निर्माण हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे ही भविष्य हैं, तो युवा आप कह रहे हैं उनको नौकरी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर इस तरह के किसी भी पेंशन किसी को नहीं मिल रहा हो, चाहे वो विकलांग हो या दिव्यांग हो और या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, तो इसीलिए ग्राम पंचायत में सरकार ने पंचायत भवन में ही, ताकि कहीं उसको CSC सहजन सेवा केंद्र कई जगह दूर है ग्राम पंचायतों से, वहां ना जाना पड़े, उसी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में CSC सहजन सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां जाकर के वो किसी भी तरह की सेवाओं का लाभ जो भी आवेदन करना है वो आवेदन वो वहां पर कर सकते। मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, मैं हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ। मैं काफ़ी आराम से काम अपनी जगह पे वो होता रहता है, और आप प्रसन्न होकर के जितना काम करेंगे, जितना कूल रह के काम करेंगे, उतना आउटपुट उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, मैं यही मानता हूँ। और मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत आराम से, शांति से, ज़्यादा अपने स्टाफ पे बिना ज़्यादा नाराज हो गए, ज़्यादा ये हो गए, मैं आराम से अपने काम को करा ले जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूँ मनोरमा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंचायती राज के उपनिदेशक हिमांशु ठाकुर जी। विभाग के द्वारा साफ सफाई और हर ऑफिस में छिड़काव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सैनिटाइज करा लिया है और बाकी में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमें अगले 1 हफ्ते में सभी 2878 राजस्व और 1294 ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका सेकेंड राउंड शुरू होगा। ये लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम सारे ये जो कोरोना जो महामारी है इससे हम विजय प्राप्त न कर लें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सभी आपके लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद, थैंक्स अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में हैं, आप अपने पद पर हैं, तो ये आपने इस क्षेत्र को जब चुना तो ये शुरू से था कि हमें यही करना है या ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? नहीं, जब मैं एक्चुअली बीटेक हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद जो है पहले मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में था, फिर उसके बाद जब मैंने काफ़ी देर तक सॉफ्टवेयर में कार्य किया, फिर मुझे वहाँ पर थोड़ा एक रुकता लगने लगी कार्य में, तो फिर मैंने सोचा कि इसके बदल करके कुछ और किया जाए। सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हुआ, फिर मैंने UPPCS का एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने पहले ट्रेजरी ऑफिसर बना, उसके बाद दोबारा जब मैं फिर से एग्ज़ाम दिया मुझे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर मिला। सिविल सर्विसेज में सबसे बेस्ट पार्ट होती है डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग रहता है, आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायत जो होता है सबसे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे प्रारंभिक कड़ी है, जहाँ पर कि अगर आप कार्य करते हैं अगर लोगों के विकास के लिए, तो काफ़ी लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें और उनके सोच में, उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस कार्य को चुना कि यहाँ पे मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट लोगों की लाइफ को कुछ ना कुछ प्रभावित कर सकता हूँ। क्यों नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 51,000 रुपये गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है सामाजिक विभाग की, पंचायत की संपत्ति है, कोई संपत्ति है इसका जो मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसके लिए फाइल करके आप मतलब प्रधान सचिव साइन कर दिया, ग्राम पंचायत से साइन करा ले, ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में ले, समझ रहे हैं? बस सर, अभी गोरखपुर में आप कितने समय से हैं? गोरखपुर में मैं सबसे पहले 2017 में जिला पंचायत राज अधिकारी के तौर पे आया था। 2017 से 2023 तक लगभग पौने 6 वर्षों तक मैं यहाँ रहा था। उसके बाद मैं DPRO लखनऊ बन करके लखनऊ में
मैं पदस्थापित हुआ था। फिर लखनऊ में जब मुझे प्रमोशन मिला, फिर पदोन्नति के बाद मैं वापस फिर यहाँ पर उप निदेशक पंचायत के तौर पे गोरखपुर मंडल में पुनः मैं पिछले साल दिसंबर से कार्यरत हूँ। सर, अपने इस पद पर रहते हुए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस हुई आपको? सबसे बड़ी चुनौती जो है, अगर मैं देखूं जो कार्य हम लोग करते हैं, तो कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जब मैंने ज्वाइन किया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो स्वच्छ भारत मिशन का एक कार्य था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर चलाया जा रहा था। इसके तहत आपको इसे पता होगा, पहले बहुत कम घरों में शौचालय थे और शौचालय नहीं होने की वजह से लोगों के बहुत तरह की बीमारियां होती थी। आपके यहाँ JEAS से भी बहुत बच्चे मरते थे, डायरिया, हैजा, इन सबों से बच्चे मरते थे। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य में हर साल लगभग 50,000 रुपया जो है पर व्यक्ति केवल इसकी वजह से जो है खर्च होता था, जो कि लोग प्रोडक्टिव कामों में खर्च कर सकते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए, शौचालय नहीं होने से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। महिलाएं अगर बाहर जाती थी शौच करने के लिए तो उन्हें छींटाकशी का सामना, कई बार इवन रेप की जैसी खबर भी आती थी या उसके छेड़छाड़ की खबरें आती थी बाहर जाने से, रात्रि के समय में, ऐसे समय में। तो ये सब चीज़ें जो थी, शौचालय नहीं होने की वजह से बीमारियाँ प्लस, और साफ़ सुथरा भी नहीं रहता था। गाँव या शहर जो कह ले, उससे जो आप देखेंगे पर्यटन में तभी लोग पर्यटक किसी भी स्थान पर आना पसंद करते हैं वो साफ़ सुथरा है। साफ सुथरा नहीं होने की वजह से बहुत सारी तरह की समस्याएं थी। तो स्टार्ट जब हम लोगों ने किया स्वच्छ भारत मिशन में लोगों को समझाने के लिए कि शौचालय बनवाइए और शौचालय का प्रयोग कीजिए, तो प्रारंभ में लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर, क्योंकि सदियों से वो परंपरा चली आ रही थी कि बाहर जाना शौच के लिए। तो ये चीज़ मोटिवेट करना जो है, ये अपने आप में चैलेंज और लोगों के व्यवहार का परिवर्तन करना, लोगों को ये कन्विंस करना कि शौचालय का प्रयोग करना जरूरी है। लोगों का कहना था नहीं, शौचालय जो है वो तो ऐसा ही है कि हम बाहर में इतने सारे खेत हैं, हम घूमने टहलने जाएंगे, हम वहाँ करेंगे। कुछ धार्मिक कार्य बताते थे, नहीं घर के आसपास नहीं करेंगे, हम शौचालय नहीं बनाएंगे घर के कमरे के अंदर, तो बिल्कुल ही नहीं। पर धीरे धीरे लोगों ने समझा, हम लोगों ने CLTS के माध्यम से, निगरानी समिति के माध्यम से, वहाँ गाँव में चौपाल लगा करके और भी कई तरीकों से लोगों को कन्विंस किया। फिर धीरे धीरे अब लोगों के समझ में आया, तो आज के दिन में 96% ग्राम पंचायत, 96% घरों में आज के दिन में शौचालय है और लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यवहार परिवर्तन जो था वो अपने आप कराना, लोगों को कन्विंस करना, पूरी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करा करके उसको चेंज जो था वो सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा सर, जिले के जिन इलाकों में शासन तक पहुंच दुष्कर है, वहां पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन का विस्तार कैसे कर पाते हैं? जो जैसे मैंने बताया कि जो पंचायत राज व्यवस्था है वो सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है लोकतंत्र की। प्रधान जो है हर ग्राम पंचायत में है, हमारे जो सचिव हैं जो हर ग्राम पंचायत में है। इसके अलावा हमारे पास जो पंचायत सहायक की नियुक्ति जो हमारे विभाग में हुई है वो सभी ग्राम पंचायत में है, और सफाई कर्मी जो है वो हर ग्राम पंचायत में। तो इन सबों के माध्यम से जैसे हम लोग पंचायत सहायक की नियुक्ति जब हो गई है, तो पंचायत सहायक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के जो भी लोगों के लिए जो आवश्यक होता है, जैसे किसी को जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सबों का आवेदन जो है गांव में ही, पंचायत भवन में ही उनके द्वारा, आपके पंचायत सहायक के द्वारा कराया जाता है। गांव के विकास का कार्य जो है, जो कि हो सकता है अगर सरकार यहाँ से करना शुरू करे तो हो सकता है कि घर तक न पहुंच पाए, क्योंकि प्रधान उसी गाँव का निवासी है और गाँव के लोगों की मदद से कार्य योजना बनाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कार्य योजना जो ग्राम पंचायत के विकास के लिए बनाई जाती है वो ग्राम सभा की बैठक में बनाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो जो कार्य योजना बनती है वो अंतिम लोगों तक, जो उसको कहते हैं अंत्योदय तक, अंत्योदय का लक्ष्य जो है उसके तहत जो बनाई जाती है। तो इससे गांव का जो है सर्वांगीण विकास होता है, अंत पॉइंट तक जो है विकास होता है। जी सर, ये मनरेगा को गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है? और सबसे पहले मैं चाहूंगी एक स्मॉल ब्रीफिंग हो जाए कि मनरेगा है क्या? हाँ, मनरेगा जो होता है जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, इसके तहत जो है कोई भी ग्रामीण जो कि कार्य करना चाहता है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का जो है कार्य हर हाल में उसे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ज़्यादातर कच्चे कार्य शामिल रहते हैं और एक दिन पर, आज के दिन में 252 रुपये की मजदूरी जो है उसके खाते में सरकार के द्वारा दी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए किसी व्यक्ति को, कोई एबल बॉडीड है जो कि शारीरिक रूप से सक्षम है और कार्य करना चाहता है, उसे कम से कम 100 दिन की मजदूरी सरकार अपनी उसे गारंटीड मतलब रोजगार देने की स्कीम है। और
इसके तहत बहुत कार्य हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो इससे काफ़ी कच्चे कार्य हुए हैं। कच्चे कार्य के अलावा काफ़ी उसके 60-40 के रेशो से पक्के कार्य भी कराए जाते हैं। तो अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाब का निर्माण, ये सारे काम हुए। और जहाँ तक चैलेंज की बात है, चैलेंज की बात कुछ क्षेत्रों में यहाँ है। अगर ग्रामीण जो शहर के आसपास का क्षेत्र है, अगर कहा जाए गोरखपुर के आसपास जैसे चरगामा के हैं या खोराबार के जो गांव जो बिल्कुल इस शहर के आसपास है, तो वहाँ पर मजदूर मिलने मुश्किल होते हैं, क्योंकि 252 रुपया सरकार की दर है। इनको बाहर जो है मजदूरी 500-450 रुपया मिलता है। तो लेकिन ये है कि ये फोर्स नहीं है, जिसको मजदूरी नहीं मिलता है उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये डिमांड बेस्ड है योजना। तो अगर कोई नहीं करता है तो उसमें कोई ये नहीं है, उसको बेहतर अगर मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कतें वो बारिश के दिनों में काम नहीं मिलना होता है। बारिश के दिनों में आप कोई कच्चा कार्य नहीं करा सकते हैं, ये एक चैलेंज रहता है। और कुछ लोगों को जानकारी का अभाव भी रहता है। तो ये 2-3 चैलेंजेज हैं मुख्य रूप से। सर, हम योजनाओं पे बात कर रहे हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की जाती हैं, क्या वो जमीनी स्तर पे आप आती हैं, काम भी करती हैं? बिल्कुल, ज्यादातर योजनाएं जमीनी स्तर पे कार्य कर रही है। जैसे मैंने एक स्वच्छ भारत मिशन का आपको उदाहरण दिया, आज के दिन में यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 96% परिवार जो है शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ये है कि थर्ड पार्टी की ओर से यूनिसेफ और WHO ने खुद वेरीफाई करके हर एक बार जब संचारी नियंत्रण अभियान होता है तो उसके तहत। और आज के दिन में अगर मैं सिर्फ गोरखपुर और पूर्वांचल की बात करूं, 2017 या उसके पहले JES AES से सैकड़ों बच्चे मरते थे। आज के दिन में मृत्यु नहीं हो रही है। एक चीज हो गया। दूसरा है सामुदायिक शौचालय। अगर आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो आपको सामुदायिक शौचालय दिखेगा। तो ये निर्माण हुआ है, लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे आप प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जहाँ भी जो भी व्यक्ति इसके पात्र हैं उनके घरों में उनके देखेंगे आप घर पक्के के बने हुए। तो ये सारी योजनाएं पहुंच रही है। इसका विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये सभी ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्लाई करके उसका वहाँ पे वेरीफाई करके उसको ये सारी योजनाएं मिल रही हैं। उसके अलावा आप घर में अगर देखेंगे ग्राम पंचायतों में तो अभी जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप देखेंगे पंचायत भवन, सबसे पहले हर गांव में आप देखेंगे पंचायत भवन बना हुआ है, जिसे मिनी सचिवालय के तहत प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो है आपके जो पंचायत सचिव बैठते हैं, ग्राम प्रधान बैठते हैं और साथ में पंचायत सहायक बैठते हैं। ये पंचायत सहायक यहाँ पर जाति या निवास प्रमाण पत्र जो लोगों की सबसे मुख्य आवश्यकताएं होती है, इन सबों को वहां से आवेदन किया जाता है, जिससे लोगों को सब कुछ की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे सड़कें, अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आप सड़कें देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें हैं जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि जो ग्राम प्रधानों को दी जाती है, मतलब ग्राम पंचायत को दी जाती है, उससे भी आपने सड़कों का निर्माण देखेंगे, नालियों का निर्माण देखेंगे। तो विकास अगर देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा विकास हो रहा है और योजनाएं जो है धरातल तक पहुंच रही हैं। सर, ये जो हम महिला प्रधानों की अगर बात करें तो सर क्या ऐसा नहीं है कि पुरुषों, वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि चुनौती थोड़ी ज्यादा है, तो क्या इस क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए चुनौती ज्यादा, ये क्षेत्र ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? अगर देखा जाए महिलाओं के लिए संविधान में ही जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट होकर के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बाद से जो है महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित किया गया। परंतु अगर आज के दिन में मैं देखूं, अगर गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर जिले में और इवन गोरखपुर मंडल में लगभग 45% सीटों पे महिलाएं हैं। तो इसका मतलब है कि महिलाएं जितना सीट रिजर्व उससे ज्यादा पे अच्छा कर रही हैं। तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन चैलेंज जो है, हाँ चैलेंजेस भी हैं। अभी भी कई जगह हम लोग खुद अपने ऑफिस में देखते हैं या किसी भी अगर कभी कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होता है तो कई बार क्या होता है, प्रधान की जगह पे प्रधान प्रतिनिधि आने की कोशिश करते हैं या प्रधान पति आने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये कल्चर जो है जहाँ के महिलाओं को उनके घर के जो भी सदस्य होते हैं जो उनके साथ हैं उनको प्रमोट आगे नहीं आने देते, उनको नेतृत्व नहीं करने देते, ये समस्या है। इसी के लिए जो सरकार के द्वारा लगातार उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को उन्हें ये बताया जा रहा है, उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा रहा है, उनकी क्षमता संवर्धन किया जा रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो जो है अपने गांव के फर्स्ट नागरिक हैं, प्रथम महिला हैं, उन्हें जो है लीड लेना है और सारी बैठकें जो भी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की बैठकें उसमें उन्हें बैठना है, ना कि उन्हें प्रधान पति को या प्रधान प्रतिनिधि को आगे देना है। हम लोग भी सभी प्रधान प्रतिनिधियों से अनुरोध भी करते हैं, निर्देशित भी करते हैं कि आप जो है उनकी मदद कर सकते हैं, बट आप लीड रोल नहीं ले सकते हैं। तो चीजें सुधर रही हैं, परंतु अभी और सुधार की आवश्यकता है। सर, जैसा कि मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, इसमें भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने सजेस्ट कर दिया कि आपको लीड लेना है, आपको आना है, तो क्या ये फिर अगली बार वो आती हैं, वो प्रधानपति नहीं आते हैं या उनका आना एक तरह से बंद होता है, वो खुद लीड लेती हैं?
सुधार हो रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर कई महिलाएं, जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं पहले बहुत ज़्यादातर महिलाएं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, पर धीरे धीरे आज के दिन में 80% महिलाएं बोल रही हैं। जब हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ उन्हें ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में क्या सीखा, तो वो बताती हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई महिला आई, उनके साथ उनके पति भी आए, तो जब ट्रेनिंग होती है उनके पति को कहते हैं आप बाहर जाइए, सिर्फ वो बैठेंगे। तो हम लोग धीरे ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में, ताकि उनका वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, धीरे उनके अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो भय, जो संकोच है, वो खत्म हो जाए। और वो काफी हद तक खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अभी चेंजेस काफी आए हैं, थोड़े और बदलाव की आवश्यकता है। सर, जैसे कोई युवा है, वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो एक छोटा कदम उसका क्या हो सकता है? शुरुआती एक छोटा कदम। कई तरह से युवाओं का तो बहुत ज्यादा वेलकम है, क्योंकि युवा जो है वो नई सोच के साथ आएंगे, उनमें एक ऊर्जा से लबालब रहते हैं, वो उनके अंदर काम करने की एक लालसा रहती है। तो हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि युवा जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव के उत्थान के लिए कई तरह से वो आ सकते हैं। पहला तो है खुद ही, जैसे वो चुनाव होता है उनके गाँव में, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर का चुनाव हो या BDC मेंबर का चुनाव हो, उसमें स्वयं पार्टिसिपेट करें, प्रतिभाग करें। वो चुन करके आएंगे, अच्छे लोग चुन करके यंग लोग आएंगे, तो वो काफी अच्छा कार्य करेंगे। और यंग और एक्सपीरियंस का मिक्सर हमेशा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा जो है युवा मंगल दल में शामिल हो सकते हैं, नेहरू युवा केंद्र का मेंबर बन करके वो शुरुआत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वो वॉलंटियर के तौर पे भी कोई भी योजनाएं चल रही है, उसमें उनके साथ लग करके जो भी काम, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कोई बैठक हो रही है, उसमें वो मुद्दों को रख करके कि ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपनी बातें पहुंचा करके उस तरह से भी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे भी कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है कि नहीं, ये उसकी भी देख रेख कर सकते हैं। देखने पर कोई कार्य सही नहीं हो रहा है तो वो ग्राम सभा में बता सकते हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। और इसके अलावा एक और योजना है जिसे मातृभूमि योजना कहते हैं। ये सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, सभी ग्रामीणों के लिए है, जो कि किसी भी समय आज के दिन में भले ही कहीं और रह रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई NRI हो, कोई बाहर में कोई ऑफिसर हो या कोई बिजनेसमैन हो, या फिर उसी गांव का कोई संभ्रांत नागरिक हो, चाहे युवा हो, कोई भी जिसके पास भी धनराशि है, वो जिनके पास कुछ पैसा है, वो कुछ करना चाहता है कि मैं अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कुछ करूं, तो वो 60-40 का रेशियो में 60% की धनराशि उस व्यक्ति को लगानी पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए आपके गांव में किसी गांव में पुस्तकालय नहीं है, ऐसे सरकार के द्वारा भी सभी गांव में पुस्तकालय दिया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी, बट मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे गांव में अगर पुस्तकालय नहीं है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मातृभूमि योजना के अंतर्गत अगर पुस्तकालय का अगर एस्टिमेट कॉस्ट 10 लाख रुपया आ रहा है, तो 6 लाख रुपया मुझे देना है, 4 लाख रुपया उसके मैचिंग अमाउंट सरकार देगी। और जब ये पुस्तकालय बन जाएगी तो इसमें लिखा जाएगा, आप जिसकी भी याद में करा सकते हैं कि इनके पिताजी के याद में, इनके ये नाम के साथ इनकी याद में जो है, इनके द्वारा जो है ये पुस्तकालय बनवाया गया। तो आपका नाम भी हो जाता है, आप गाँव का विकास भी कर रहे हैं और सरकार आपको मैचिंग अमाउंट भी मदद में दे रही है। तो ये सारी योजनाएं हैं। सर, ये जैसे हम इतनी सारी गंभीर बातें कर रहे हैं, इससे इतर जैसे मैं इतनी गंभीर बातें कर रही हूँ, आप उसके जवाब दे रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी, ये जो हिमांशी ठाकुर जी अभी हमारे पास बैठे हुए हैं, ये व्यक्तिगत जीवन में क्या इसी तरह की, मतलब एक होता है कि हमारे काम का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव आता है, लेकिन इससे इतर कभी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एक लाइट मूड भी होना चाहिए, एक दिन मेरा ऐसा होना चाहिए जिससे हम इससे थोड़े से फ्री हों और अपनी एक। मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ, मैं काफी आराम से काम अपनी जगह पे होता रहता है। आप प्रसन्न होकर के जितना काम करेंगे, जितना कूल रह के काम करेंगे, उतना आउटपुट उसमें सबसे ज्यादा बेहतर होता है, मैं यही मानता हूँ। और मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत आराम से, शांति से, ज्यादा अपने स्टाफ पे बिना ज्यादा नाराज हो गए, ज्यादा ये हो गए, मैं आराम से अपने काम को करा ले जाता हूँ। जी सर, तो ये प्रसन्न रहने के लिए आप क्या करते हैं खाली समय में? खाली समय में जो मेरी हॉबीज अगर मैं कहूँ, तो अगर मुझे छुट्टियाँ मिलती है, मैं घूमना पसंद करता हूँ। मैं लगभग भारत के लगभग हर कोने में घूम चुका हूँ। उसके अलावा मैं मूवीज देख लेता हूँ, टीवी में सीरियल्स देखता हूँ, ऐसे वॉक करने निकल जाता हूँ, या फिर कहीं अपने किसी दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए बाहर चला गया, थोड़े 2-4 किलोमीटर या थोड़ी आउटिंग पे चला गया। तो इस तरह से मैं जो है
छुट्टी के दिन पे कहीं ना कहीं मैं घूमता ही रहता हूँ। मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन? मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन, अगर मैं दो तरह का डेस्टिनेशन है, अगर रिलीजियस डेस्टिनेशन की बात करूं अगर, और तो मैं जनरली यहाँ पुणे के आसपास में जो है भीमा शंकर मंदिर और आपका ये नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इस पे ये दोनों मैं कई बार जा चुका हूँ, मैं बराबर जाता रहता हूँ। और अगर घूमने के पर्पज से मैं अगर कहूँ तो मैं गोवा जा चुका हूँ, वो जाता मतलब 2-3 बार गोवा गया हूँ, पूरी गया हूँ। मैं सी बीचेस पे ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ अगर घूमने जाने के पर्पज से केवल कहा जाए तो। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन जो है सी बीचेस है। मोस्ट फेवरेट मूवी या वेब सीरीज? अभी आपने नाम लिया। मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज जो है मेरा पंचायत कह लो, मैं कहने जा रही थी क्योंकि मैं पंचायत से रिलेटेड फील्ड में हूँ, तो इसीलिए पंचायत तो वेब सीरीज ऐसे भी पंचायत वेब सीरीज अच्छी है। मूवी की बात की जाए तो कई मूवीज मुझे अच्छी है, जैसे मैं 3 इडियट की बात करूँ तो 3 इडियट एक अच्छी मूवी है। छिछोरे अगर कहूँ तो छिछोरे एक अच्छी मूवी है, उसमें काफ़ी चीज़ों को अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और अभी एक मैंने मूवी स्त्री 2 देखा है, वो अच्छी मूवी थी। अंधाधुन देखी है मैंने, वो भी अच्छी मूवी है। और मैं गाने भी सुनता रहता हूँ, गाने भी कई सारे अच्छे आते रहते हैं, तो ये सभी मेरे मतलब हॉबीज का ये पार्ट है। जी चलिए वापस हम फिर से मुड़ते हैं आपके कार्य क्षेत्र के मुद्दों पे। सर, 15 फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायती राज को मिलने वाली राशि का उपयोग आप विकास के किन कार्यों में करना चाहेंगे या करते हैं? 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये इसमें ग्रांट जो है अनुदान दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा जी। और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टाइड फंड है, दूसरा अनटाइड फंड है। टाइड फंड में होता है कि सरकार ने फिक्स कर रखा है कि आपको कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करना है जो उनके द्वारा बताए गए। ये कार्य हैं स्वच्छता एवं पेयजल, इनको विशेष तौर से साफ सफाई से रिलेटेड, जैसे नाली का निर्माण करना है, पुलिया का निर्माण करना है, या फिर पेयजल में कहीं रिबोर कराना है, हैंडपंप का रिबोर कराना है, आरओ लगाना है, इस तरह के कार्य से जो रिलेटेड कार्य हैं इसमें इनको धनराशि खर्च करनी होती है टाइड फंड में। अनटाइड फंड जो है वो बंधा हुआ नहीं है, उसमें किसी भी जगह किसी भी कार्य के लिए आप धनराशि खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप धनराशि उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाना हो उसके लिए धनराशि खर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंटरलॉकिंग कराना है, आपको आरसीसी रोड का निर्माण कराना है, इस तरह का कोई भी कार्य हो, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, हाई मास्ट लाइट लगवाना है, इस तरह के कार्य जिससे कि आपका गांव का विकास होता है, वो किसी भी उस तरह का कोई भी कार्य, आप लाइब्रेरी बनवाना है, पंचायत भवन बनवाना है, सामुदायिक शौचालय बनवाना है, कोई भी कार्य जो कि आप विकास रिलेटेड आप कर सकते हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि युवाओं का तो विशेष स्वागत है या महिलाओं के लिए आपने बात की, तो महिला या युवा इनकी पहुंच या बढ़त इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से कभी क्या कोई पहल की गई है? बिल्कुल, हम लोग जो 2 तरह का एक प्रशिक्षण उनको देते हैं जो युवा ऑलरेडी चुन के आए हैं ताकि वो आगे भी इसमें रहें, और जो महिलाएं चुन के आई है उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप इसमें प्रतिभाग करती रहें, आगे भी जो इलेक्शंस आए उसमें आप पार्टिसिपेट करें। आपका उनका जो है क्षमता संवर्धन इसलिए हम लोग कराते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट स्पेशली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो चुन करके महिला आई हैं उनका क्षमता संवर्धन कराती हैं। और इसके अलावा जो युवा हैं उनको हम लोग जो है चौपाल लगा करके, चौपाल के माध्यम से, बाकी हम लोग जो पंचायती व्यवस्था में कार्य होता है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा करके, अखबारों के माध्यम से पहुंचा करके उन्हें बताते हैं कि ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है और इन्हें कैसे आगे आकर के कैसे उसमें वो और सुधार ला सकते हैं। जब तक युवा सम्मिलित नहीं होंगे, जब कोई भी कार्य, जैसे एग्जाम्पल एक मैं बताऊं, कार्य जो अभी हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो अभी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसमें डोर टू डोर कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, घर घर कूड़ा उठान। अब घर घर कूड़ा उठान में क्या है कि जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसमें युवाओं को हम लोग जो है ग्राम सभा के बैठक करा करके वहां पर लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कूड़ा, लोगों को समझाएं कि कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, घर में जो डस्टबिन है वहीं पर रखें या किसी जूट के बैग में रखें। जब भी गाड़ी आती है 1 दिन या 2 दिन के बाद, हो सकता है कई बार बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन गाड़ी भेजना संभव नहीं हो पा रहा है अभी स्टार्ट में, तो अगर 1 दिन 2 दिन के बाद आती है तो कूड़ा को वहीं रखें और फिर जब गाड़ी आती है उसे दे दें। इसको लोगों तक ये बात पहुंचाने में युवाओं का, क्योंकि युवा और बच्चे भी ये अपनी बातों को हर किसी को तक पहुंचा सकते हैं और वो सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं। घर घर जाकर के अगर इस बात को पहुंचा दें तो
हमारा जो है जो गंदगी गांव में है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल जो गांव जैसे अगर आप देखें वेस्टर्न सिटीज देखें जो पश्चिम के देशों के जो शहरें हैं या ग्राम हैं वो जैसे साफ सुथरे होते हैं वैसे हमारे देश के भी ग्राम पंचायतें जो है वो ऐसी ही साफ सुथरी हो जाएंगे। इस पर कार्य भी चल रहा है। कूड़ा होता है उसका प्रबंधन जो है सबसे बड़ी चुनौती है। उसके सामना करने के लिए कूड़ा जो ठोस कूड़ा होता है 2 तरह का होता है, गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा जो होता है जिससे हम खाद बना सकते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं जो आप देख रही हैं, महिलाएं जो है घर घर जाती हैं, जो ई रिक्शा है उसके मार्फत से उससे कूड़ा कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके यहाँ लाती हैं। जैसे यहाँ पर उनको अलग करती हैं। जो सूखा कूड़ा है, सूखा कूड़ा ऐसा कूड़ा होता है जो कि नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्मोकॉल हो गया, इस तरह का कूड़ा। गीला कूड़ा है जिसे खाद बनाया जा सकता है, जैसे हो गया चावल के दाने हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, प्याज हो गए, इस तरह के छिलके, इसको दोनों को अलग किया जाता है। फिर खाद बनाने के लिए जो है गीला कूड़ा को जो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट देख रहे हैं वहाँ डाला जाता है। उसके साथ में उसमें जो है हम लोग जैगरी मिलाते हैं ताकि जल्दी उसका डिकम्पोजिशन हो जाए और खाद बन जाए। तो इस खाद को हम लोग 12 से 15 रुपये में बेचने का हमने प्लान किया। हम लोगों ने आगे बात कर रखी है, इसका ब्रांडिंग करके हम लोग 12 से 15 रुपया के कीमत पे बेचेंगे प्रति केजी के रेट पे, ताकि और ये जो इनकम होगा ये इनको दिया जाएगा ताकि इनका जो है रोजी रोटी चल सके इससे। और इसके अलावा जो सूखा कूड़ा है, इसको हम लोग, सूखा कूड़ा भी कई तरह का होता है। एक होता है प्लास्टिक का कूड़ा है, उसको हम अलग करते हैं। एक बॉटल्स है इस तरह का होता है जिसको हम लोग तुरंत बेच सकते हैं किसी कबाड़ी वाले को, वो एक अलग है। और बाकी जो पॉलीथीन्स और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कुछ यूज नहीं कर सकते, जैसे चूड़ी का टुकड़ा है उसको हम लोग गड्ढा करके पीछे दफना देते हैं, पीछे गड्ढा किया हुआ है वहाँ दफना देते हैं। बाकी जो प्लास्टिक है उसको अभी श्रेडिंग मशीन इसमें लगा, अभी आने वाला है 2-3 दिन में। श्रेडिंग मशीन को पतले पतले प्लास्टिक के टुकड़े में काट लेगा, उसका उस टुकड़े का हम लोग यूज PWD की मदद से, PWD से हम लोग की बात हो रखी है, रोड बनाने के लिए उसका यूज किया जाएगा। प्लस जो प्लास्टिक पार्क जो गीडा में बन रहा है उसमें भी उसका यूज किया जाएगा। और एक सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है कभी गीडा में, उसमें भी हम लोग ब्लास्टर जो उसका जो ये होता है जो बॉयलर होता है उसमें यूज किया जाएगा। सर कभी ऐसा हुआ है कि वैसे तो आम नागरिकों की पहुंच सुविधा तो है, पहुंच सकते हैं, बस कुछ लोग के हिचकिचाहट या ये कि हम कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, नहीं आप तक पहुंच पाते हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई महिला या पुरुष अपनी शिकायत लेके आपके पास इस तरह से आया हो कि हम इस गांव से हैं और हमारे या ये परेशानी चल रही है, ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव जो बहुत परेशान रहा हो और आपने उसकी सुविधा के लिए वो चीज़ें की हों? बहुत बार, क्योंकि हमारा जो जॉब ही है वो पब्लिक डीलिंग से है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से पब्लिक डीलिंग में है। जैसे कोई कई बार 1-2 बार एक महिला एक बार आई थी, उसके घर में शौचालय नहीं बन रहा था और वो बहुत परेशान थी कि शौचालय नहीं है, मुझे बाहर जाने में दिक्कत होती है। तो बढ़लगंज गांव के किसी ग्राम की थी, मुझे एग्जैक्ट गाँव याद नहीं है। तो फिर हम लोगों ने तुरंत वहाँ के सचिव से बात किया, उसके लिए जो है शौचालय में उसकी एंट्री करा करके उसे जो प्रोत्साहन धनराशि दिया और उसके बाद जो है 1 महीने के अंदर शौचालय बन गया। तो शी वॉज वेरी मच हैप्पी। तो इस तरह की चीजें कई लोग आते हैं, जैसे अभी भी डेली कोई ना कोई आता है कि मेरे गांव में जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, घर के पास अंधकार है, तो अगर हमने उसका स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अगर उनको कह दिया ग्राम पंचायत को कि कार्य योजना में बना करके जो भी है नियमानुसार उसमें स्ट्रीट लाइट उस गाँव में दे दिया जाए तो लोग खुश रहते हैं। और यही तो लोग चाहते हैं, हम लोग इसी का ही काम ही है। जी बिल्कुल। सर सामाजिक पक्षपात या अन्य कर्म से विकलांग और पिछड़े वर्गों तक पंचायती राज व्यवस्था तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल रही है? जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं या फिर जो आप दिव्यांग उस तरह से हैं उनके लिए जो है विशेष योजनाएं सरकार चला रही है। एक तो पहले है कि हम लोग हर हफ्ते जो है चौपाल करते हैं, 4 से 5 ग्राम पंचायतों में चौपाल में लिया जाता है, जहाँ पे ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारी जाते हैं और जा करके वहाँ पे चूँकि हम उनके 2 दरवाजे तक पहुँच रहे हैं तो उनके अगर कोई समस्या हो तो वो आकर के अपनी बात बताते हैं, तो उनकी वहीं पर समस्या का समाधान किया जाता है। नहीं वहाँ पर होता है तो नोट डाउन करके जैसे भी हो उनकी समस्या का समाधान कराया जाता है। और दूसरा चीज़ एक कैंप लगाई जाती है। अगर मान लीजिए कोई गरीब है, अगर उसको राशन कार्ड में नाम उसका कट गया है तो वहाँ पर जो है बीच बीच में कैंप लगाया जाता है। वहाँ पर उसको राशन कार्ड में अगर नाम नहीं है या उसका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, उसे उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ अगर इस तरह के किसी भी पेंशन किसी को नहीं मिल रहा हो, चाहे वो विकलांग हो या दिव्यांग हो और या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, तो इसीलिए ग्राम पंचायत में सरकार ने पंचायत भवन में ही, ताकि कहीं उसको CSC सहजन सेवा केंद्र कई जगह दूर दूर है ग्राम पंचायतों से, वहाँ ना जाना पड़े, उसी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में CSC सहजन सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ जाकर के वो किसी भी तरह की सेवाओं का लाभ जो भी आवेदन करना है वो आवेदन वो वहाँ पर कर सकता है। जी सर, आने वाले 5 सालों में आप गोरखपुर में पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पर देखना चाहते हैं? पिछले कुछ वर्षों में काफी कार्य हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भारत सरकार का जो मूल मंत्र है कि 2047 तक विकसित भारत की परिसंकल्पना है, उसके तहत जो है गोरखपुर में जो मुझे लगता है कि काफी कार्य अगले 5 वर्षों में होंगे।
खास तौर से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड, आधारभूत संरचना से रिलेटेड जो कार्य हैं, लाइक जो भी अभी बाकी हैं, कुछ जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण या बारात घर जिसे हम कहते हैं, हर ग्राम पंचायतों में बारात घर का निर्माण हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे ही भविष्य हैं, जो युवा आप कह रहे हैं उनको नौकरी मिले। हर युवा के पास इतना धनराशि नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी जगह पे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूंगी, वो धनराशि कि वो सब तरह की पुस्तकें खरीद सके या सब। तो ऐसे अगर उनको डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाए जहाँ पे फिजिकल बुक के साथ साथ उसे कंप्यूटर की एक्सेस मिल जाए और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल जाए, तो वो अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगले 5 वर्षों में डिजिटल लाइब्रेरी हर ग्राम पंचायत में हो जाएंगी। और जो मैंने बताया सामुदायिक भवन ऑलमोस्ट हर जगह हो जाएगा, उसको उत्सव भवन का नाम दिया जा रहा है। उसके अलावा जो है डोर टू डोर कलेक्शन जो है, जो गंदगी ना रहे उसके लिए शौचालय ऑलरेडी बन गया। आवास अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, 2 करोड़ आवास और भी ग्रामीण क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। तो कोई भी लोग जो कोई भी पात्र जिन्हें आवास की जरूरत है उन्हें आवास मिल जाएगा। और जो गांव में नाली अगर या सड़क कहीं भी बची हुई है तो वो सब निर्माण हो जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर और तरह तरह की योजनाएं गवर्नमेंट और चला रही है, जिसको एक और विकास होगा। जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत नाम से एक योजना चली है, जिसमें कि आपको कोलेक्टर फ्री बिना गारंटी के 5 लाख तक की धन लोन मिलता है। इस योजना का मुझे लगता है 5 साल में काफी विकास होगा, जिससे काफी लोग जो है युवा जो है स्वरोजगार करने के लिए उनको धनराशि जो है क्रेडिट पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो है विश्वकर्मा योजना का और विस्तार होगा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो है आप जो अगर कोई 17-18 उसमें 18 जो है पैसे लाइक आप कोई नाई है, कोई दर्जी है, कोई बढ़ई है, तो उन सबों को 15,000 तक की धनराशि ट्रेनिंग के साथ साथ 15,000 तक की धनराशि सरकार जो है उपलब्ध कराती है, जो वाउचर के तौर पे टूल किट खरीदने के लिए। अगर किसी को सिलाई मशीन खरीदना है तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको 15,000 रुपए देती है कि आप इससे जो है सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं जो है इनका और विस्तार होगा, विकास होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रोजगार उनको मिलेंगे। सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार की सुविधाएं और उपलब्ध होगी, आधारभूत संरचना का और ज्यादा विकास होगा। सर, ये जैसे इतनी सारी योजना, अभी आपने विश्वकर्मा योजना और ऐसी कई सारी योजनाएं आती हैं, लागू होती हैं, ये आम लोगों तक क्या पहुंच पाती है? मुझे लगता है क्या आम जनमानस इन योजनाओं का नाम भी जानते होंगे, सुने होंगे, इनके बारे में समझ पाते हैं? इसके लोगों को यही, ये जो एक प्रश्न अच्छा है, इसके लिए हम लोग यही करते हैं कि पैम्पलेट जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में बंटवाया जाता है, इसमें लोगों को बताया जाता है, कैंप भी लगवाया जाता है। कई जिले में आप हर गांव में कैंप लगवाया जाता है, प्रधान को बताया जाता है, उनके प्रधान को ये कहा जाता है कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, गाँव के सचिव को कहा जाता है जो गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इन योजनाओं के बारे में बताइए। उस पैम्पलेट का जो फोटो खींच करके उस ग्रुप में डालिए। उसके अलावा कैंप में लोगों को इस बारे में बताया, ग्राम पंचायत लेवल पे, विकास खंड स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे ये सारे कैंप आयोजित करके लोगों को बुलाया जाता है। पंचायत सहायक से, लेखपाल से और सचिवों, इन सबों को बताया जाता है कि लोगों को बता करके घर घर जा करके आशा आंगनबाड़ी की मदद से जो है लोगों को इन सारी योजनाओं के बारे में पता चले। ये कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है, इसका फायदा भी मिल रहा है। काफी विश्वकर्मा योजना में अगर देखा जाए, मैं कहूँ तो काफी लोगों ने आवेदन किया है और इसका लाभ जो है बहुत लोगों को, लगभग हर योजना का लाभ लाखों करोड़ों लोगों को मिल भी रहा है। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपना सबसे कीमती समय देने के लिए। मेरी तरफ से भी सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में सभी दर्शकों को आभार। तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज के उपनिदेशक हिमांशु ठाकुर जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत से आपको रूबरू कराने के लिए फिर से आपके सामने मुखातिब होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।